पत्रकारिता की बात है और पत्रकारों से हम शुरू कर लें कि अभी जो स्थिति है पत्रकारिता की वो कैसी है। मोहित जी, बड़ा दुखद सा लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता अब कहीं पीआर बन गई है। अब वो दौर नहीं रहा जिसको आप राजनीति कहते थे। अब वो दौर नहीं रहा जिसमें आप राजनीतिज्ञ कहते थे। अब ना राजनीतिज्ञ रहे ना अब राजनीति रहे। आने वाले समय में बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर पर भी क्राइसिस आएंगे लीडरशिप को लेके। मोदी सब 75 साल के हो गए हैं। अमित शाह को लेके एक्सेप्टेबिलिटी उतनी है नहीं है विद इन द पार्टी। मैंने एक नेता ऐसा नहीं देखा जिसने जनता की बात की हो कि यहाँ पर जनता का मसला है, उस मुद्दे पे बात करेंगे। पॉलिटिकल मुद्दों पे बात होती है, सोशल मुद्दों पे कोई बात नहीं होती। क्या अब ये जो रोजगार के वायदे हैं या गारंटी है, तो सरकार को ये नहीं होना चाहिए कि अब इसको बंद कर देना चाहिए? कानून ये आना चाहिए कि अगर 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर वट एवर द डेडलाइन है फिक्स्ड, उसके अंदर अगर वो नहीं करते हैं तो जनता के प्रति द्वारा अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए उन पॉलिटिशियन की। गुनाहगार ये नेता कम है, गुनाहगार हम लोग हैं, हमारी पीढ़ी है, हमारा यूथ है। इन लोगों को सवाल पूछने की आदत ही नहीं है, हाथ जोड़ने की आदत है। नेताजी के सामने खड़े हो गए। 500 करोड़ रुपए की एक फैक्ट्री बद्दी में लगाते हो, उसमें ये बताओ कि वो जो हिमाचल का बच्चा वहां काम कर रहा है उसकी तनख्वाह क्या है? 50 रुपए का टोल लगता था तो 70 रुपए का हो गया। अगर नॉन हिमाचल से आप हिमाचल एंटर करते हो 70 रुपए गया। उसको कौन दे रहा है? आम जनता। अनुराग ठाकुर जिंदाबाद के नारे मंडी में लगे और वो अग्रेशन वहां पर निकलकर सामने आ गया जयराम ठाकुर जी का। हालात ये हैं भाई साहब, हकीकत ये है कि लाख गालियां निकाल रहे होंगे लोग कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी की हालत जो देखी जाए, जो अब बवाल खड़े हो गए हैं हिमाचल की सियासत के अंदर इन दोनों दलों में, तो बीजेपी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है। धूमल साहब ने जो लोग जोड़े थे, अगर अनुराग ठाकुर उन लोगों को भी संभाल पाते तो उन्हें नए लोग जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो भी और काम कर रहा है वो प्रोफेसर धूमल का है। इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सबको एक तरह से कहूँ ना कि एक जगह पे खड़ा कर दिया और एक पलड़े में खुद बैठे हुए हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि चूं कर जाए। ऐसा ना हो कि अगली बार फिर 27 में ये नीचे खड़े और सुक्खू ऊपर से शपथ लेते नजर आए। ट्रेंड मतलब खत्म हो जाए एक बार बीजेपी। एग्जैक्टली, बिकॉज इतिहास रहा उस आदमी का। वो आदमी सीरियस है। वो आदमी सीरियस इसलिए है क्योंकि उसको मालूम है कि उसको कैसे वापसी मिली है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहित प्रेम शर्मा और मोहित डायरीज के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं पत्रकारिता जगत के धुरंधर अरविंद कंवर जी और उदयवीर सिंह पठानिया जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। पत्रकारिता की बात है और पत्रकारों से हम शुरू कर लें कि अभी जो स्थिति है पत्रकारिता की वो कैसी है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पत्रकारिता करते आपको एक लंबा अनुभव हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी आप काफ़ी आपने अखबार भी लॉन्च की है और आज वो अखबारें जो हैं वो एक सर्वोच्च स्थान पर भी पहुंच चुकी हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि किस तरह से आप देखते हैं पत्रकारिता को, पत्रकारों को, अगर हम ट्राई स्टेट्स की बात कर लें, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। मोहित जी, बड़ा दुखद सा लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता अब कहीं पीआर बन गई है। जिस दौर में पत्रकारिता होती थी और खासकर जब सोशल मीडिया नहीं होता था, प्रिंट मीडिया होता था, तब हर खबर के ऊपर बारीकी से नज़र होती थी, लिखने वाले की भी, उनके संपादक की भी और पढ़ने वालों की भी, और जिनको लेके वो खबर होती थी उनकी उससे ज़्यादा नज़र होती थी। तो वो एक मिश्रण होता था। वो मिश्रण आपको बताता था कि यार इस खबर में ये छूट गया। खासकर आप ये देखो कि सुबह डेस्क से मिसिंग आती थी कि आपकी शिमला से ये खबर छूट गई, आपकी चंडीगढ़ से खबर छूट गई, आपके जो कंपीटिटर अखबार है उससे ये खबरें लगी है, आपके पास नहीं लगी है। वो दौर अब ख़त्म हो गया। अब चूंकि डिजिटल मीडिया आ गया है, हालांकि डिजिटल मीडिया भी एक अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। उसने आपको उन जगह पे पहुंचा दिया जहां पे शायद पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया नहीं पहुंच पाती थी। तो हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव हैं, लेकिन अब वो मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा इन द सेंस क्योंकि जो डिजिटल मीडिया हो गया है उससे हर आदमी जो है वो हर किसी के इतने करीब पहुंच जाता है कि वो
अपने निजी हितों के लिए उससे ज़्यादा फायदा लेने लग पड़ा है। रैदर समाज को वो कहीं ना कहीं उस पत्रकारिता से एक आईना दिखाता था, समाज को जागृत करता था और एक कोऑर्डिनेशन बनती थी समाज की और लीडरशिप के बीच में। अब वो दूर कहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि बीच में आके वो ऐसा एक पत्रकार खड़ा हो गया है जो अपना पीआर ढूंढने लग पड़ा है। उदय जी, आप हिमाचल में कई जगहों पर जाते हैं, पत्रकारिता की आपने बहुत पहले शुरुआत की थी, लगभग साथ में ही आप जी हमारे साथ के उस समय किया। तो अब आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप प्रिंट में भी रहे और आप जैसे अरविंद जी ने कहा कि अब डिजिटल मीडिया का युग आ गया है, जी तो कितना आसान है डिजिटल मीडिया में काम करना आज की डेट में, क्योंकि आप अब ब्लैक एंड वाइट जो है वो चला रहे हैं, तो कितना आसान रहता है? आसानी की बात कहें तो आसान तो कुछ भी नहीं है, चाहे वो प्रिंट है चाहे ये डिजिटल एंड पे की बात करें। लेकिन जिस तरह से अभी आपने एक रविंद्र जी से सवाल किया कि पत्रकार, अब एक कॉमन सी बात हो चुकी है कि एक पत्थर उखाड़ो 100 पत्रकार निकल आएगा। लेकिन हकीकत मोहित भाई ये है कि आज की डेट में पत्रकार नहीं बचे हैं। अब 100 पत्रकार भले ही नज़र आ जाए, लेकिन जो पत्रकारिता का बेसिक है, जो उसके लिए विज़न चाहिए, वो नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर प्रिंट मीडिया है उसकी बात करूं और अपना जो डिजिटल एंड पे जिस पे हम चलते हैं उसकी बात करें, तो आजकल सोशल मीडिया की वजह से लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं। अब वो दौर चला गया कि जो पत्रकार ने लिख दिया वो पत्थर पर लकीर हो जाती थी। अब हर इनपुट होती है। और मान लीजिए कि जिस तरह से जिक्र हुआ कि पीआर की बात हुई, पीआर तो एक जगह होगी, नेताजी के साथ होगी, जनता के साथ, जनता लाखों में। अगर हिमाचल की बात करूं तो भगवान 68 लोग बनकर बैठे हुए हैं। और जब इन 68 लोगों की आराध्य बना लेंगे हम लोग, तो जो पुराना आंकड़ा है 68 लाख की आबादी का, उसका जिम्मेदार कौन है? और इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो ये बात हकीकत है कि मुश्किल हर जगह है, और उस मुश्किल की जो सहूलियत है उसे ये हमारे जो हुक्मरान हैं वो ये चाहते हैं कि हम इनके आराध्य बनकर रहें। हम इनकी जो चीज़ें हैं, पीआर की जिस तरह से बात आ गई कि हमारा पीआर मेंटेन रहना चाहिए। नहीं पीआर होता, अगर पीआर नहीं होता, बहुत बढ़िया बात कही आपने, अगर पीआर नहीं होता तो फिर क्या रुख रहता है सरकारों को? अगर सरकार के हिसाब से आज के समय में डिजिटल मीडिया नहीं चल रहा, तो सरकार का क्या रुख रहता है उसमें, खासतौर पे अगर क्या चैलेंजेस रहते हैं एक जर्नलिस्ट के लिए खबरों को लेकर? अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर आप खबरें कर रहे हैं, तो आप हर वक्त चुनौती के साथ भरे हुए हैं। एक एक शब्द को बड़े बारीकी से पढ़ना पड़ता है, एक एक शब्द को बड़ी बारीकी से सोचना पड़ता है कि जो आप अब खबर में लिखने जा रहे हो वो कंटेंट कैसा है। क्यों आज की डेट में मोहित जी ऐसा हो गया कि किसकी भावना किस बात को लेके आहत हो जाए पॉलिटिकली, ये समझ में नहीं आ रहा। ये आपने ठीक कहा। क्योंकि मैं आपके इंटरव्यूज़ में देखता हूँ उदय जी, तो उसमें भाई आप जब वो इंटरव्यू करते हैं तो कई जो लीडर्स हैं वो आपको वापस उल्टा आपके द्वाले ही हो जाते हैं, जी, द्वाले इन द जी, सेंस कि बिल्कुल, आपको बिल्कुल। बोलते हैं कि उनको सवाल नहीं पसंद आते आप, जी, तो उस समय कैसे टैकल करते हो आप? बात ऐसे आ गई कि मैं 68 लाख का हिस्सा हूँ, 68 का हिस्सा नहीं हूँ। अगर इनकी जमात की बात करूँ तो जब वो चीज़ आ जाएगी तो बात तो 68 लाख की होगी। चुभते हैं तो चुभे, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि ये देवभूमि के 68 देवता नहीं माने जा सकते। देवभूमि आज इतनी मुसीबतों से घिर रही है और उसके साथ घिरती हैं सरकारें, उसके साथ घिरते हैं ये 68 लोग। और जब इनसे जुड़े मुद्दे सामने आते हैं तो पब्लिक उस तराजू में खुद को रखती है कि भैया इन लोगों ने अपने लिए ये तमाम चीज़ें कर ली, हमारे लिए क्या किया। और जब वही बात आ गई मोहित भाई, तो बड़ा सवाल ये भी है कि तुम लोग तमाम सुविधाएं अपने लिए जुटाते हो, आम आदमी के लिए क्या किया? आज की डेट में हिमाचल की बात करें, मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात करूंगा, इन लोगों ने तमाम अपने, अगर वो कहें सहूलतें देखी, अपने सुख देखे, तमाम चीज़ें देखी। 68 लाख की आबादी में एक आदमी गिनवा दीजिए जिसके लिए इन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिससे ये कहा जाए कि ये यादगार फैसला था जो इनके लिए हुआ। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है जैसे इंटरव्यूज़ करते हैं पॉलिटिशियंस के, तो वो तमाम पॉलिटिशियंस पे जो उनके विरोधी हैं उन पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये ऐसे ऐसे। वो कहावत है ना कि खुद के गिरेबान में झांक कर देखते नहीं कोई। तो हिमाचल पॉलिटिक्स पर अगर आ जाएं हम, तो किस तरह से आप अरविंद भाई देखते हैं हिमाचल पॉलिटिक्स पिछले 15-20 सालों में क्या स्टैंडर्ड हो गया है पॉलिटिक्स का, और चल क्या रहा है हिमाचल? देखो, मैं बड़े ईमानदारी से आपको मोहित भाई बताऊं कि अब वो दौर नहीं रहा जिसको आप राजनीति कहते थे।
अब वो दौर नहीं रहा जिसमें आप राजनीतिज्ञ कहते थे। अब ना राजनीतिज्ञ रहे, ना अब राजनीति रही। हमने जब पत्रकारिता जब कर रहे थे तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, उनका दौर होता था। आप सवेरे कोई खबर आपकी छप गई, मैंने चूँकि जब धूमल साहब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं उस वक्त हमीरपुर से अखबार निकाल रहा था, और ये बड़ा चैलेंज होता है कि मुख्यमंत्री के घर में बैठ के आप खबरें करो और जो सरकार को सुबह चुभें, हम वो खबरें करते थे। और मुझे नहीं लगता कि हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसा नहीं होता था कि मेरे को मुख्यमंत्री का फ़ोन ना आए किसी भी खबर को लेके, यार ये खबर तुमने ऐसे कर दी। तो चैलेंजेस होते थे, चुनौतियाँ होती थी, डिस्कशंस होते थे, उनके स्पष्टीकरण आते थे। मैं अभी कोई 10-15 दिन पहले ना, अब जब दिवाली पे सफाइयाँ करते हो तो मैं सफाई कर रहा, तो मेरी एक फ़ाइल निकली। तो एक फ़ाइल निकली तो उसमें उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर राजीव बिंदर, उनका एक चिट्ठी आई हुई थी मेरे नाम पे कि आपके एक पत्रकार ने ये खबर लगाई, और ये खबर में उन्होंने ना हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये खबर लगाई है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, उन्होंने ना कुछ तथ्यों को इसमें नहीं शामिल किया है, तो उसका स्पष्टीकरण हम आपको देना चाहते हैं, और वो संलग्न है, स्पष्टीकरण साथ में अटैच है, आप कृपया इसे भी देखें। अब नहीं है वो, उन पॉलिटिशियनों में विवेक होता था, वो अपनी आलोचना को भी सुनते थे। अब नहीं है। अब तो भाई साहब अगर आप अभी ऑन एयर करो किसी भी खबर को, आपको 5 मिनट में धमकी आ जाएगी। तो पॉलिटिशियन नहीं रहे अब। आपको भी आई धमकी? कई बार, अब तो आदत सी हो गई ऐसे जीने में। उदय भाई, आप भी बहुत कांगड़ी भाषा में खास तौर पर इंटरव्यूज बहुत करते हैं, तो कोई पॉलिटिशियन किसी पॉलिटिशियन के बारे में जब कुछ बोलता है तो जिसके बारे में बोलते उसके फ़ोन आते हैं आपको, यार मेरा भी करो यार इंटरव्यू? नहीं, ऐसा नहीं है कि जिस तरह से कहें कि एक लहजा होता है बात करने का, वो तो नहीं है, क्योंकि हर एक तरह का पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके से चलता है। लेकिन बात वही आ गई कि इन लोगों की असलियत सामने आए तो कैसे आए, मेरा मकसद वही रहता है। आती है असलियत, क्योंकि वो आप public इंटरव्यूज judge करते करेगी। हो तो वो वो- बातें जो वो निकालना चाहते हो एज अ जी। जर्नलिस्ट, क्या वो बातें बाहर आती हैं, निकल जाती हैं उनकी? बिल्कुल निकलती हैं भाई। और दुख की बात यह है कि इनकी अपनी निजी पॉलिटिक्स जो होती है, चाहे बीजेपी कांग्रेस आपस में टकरा रहे हैं या घर के बर्तन ही आपस में टकरा रहे हैं, तो उसकी तो आवाज आ जाती है। लेकिन मैंने एक नेता ऐसा नहीं देखा जिसने जनता की बात की हो कि यहाँ पर जनता का मसला है, उस मुद्दे पे बात करेंगे। पॉलिटिकल मुद्दों पे बात होती है, सोशल मुद्दों पे कोई बात नहीं होती। आज हिमाचल की बात करें तो आज क्या करें, हमेशा से देखा जाए पिछले 8 साल का अरसा ही लेके चलता हूँ, बेरोजगारों के साथ कितना धोखा किया इन लोगों ने। बीजेपी के टाइम में पेपर बिकते रहे, आज बीजेपी का मुंह बंद है। कांग्रेस ने आके कहा कि हम इसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे, हम इसका वो करेंगे, उसके बाद आज तक क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ। तो आम आदमी की जो बच्चों की ज़िंदगी है, जो युवा वर्ग है, उसके जो सपने हैं, वो कहीं इन लोगों ने रखे नहीं हैं। इनके अपने सपने अहम होते हैं। छोटी सी बात है कि आज की डेट में एस्कॉर्ट का चलन जो है वो बीजेपी के टाइम से चला, और हर कोई एस्कॉर्ट लेके चला हुआ है। आम आदमी को पुलिस मिले ना मिले, उसकी सर्विसेज देने के लिए मिले ना मिले, इन लोगों के लिए पायलट हर, जिसे कहते हैं ना कि एक जिला एक थाने की सीमा छोड़ी दूसरे थाने की सीमा, वहाँ पर पायलट खड़ी होती है। तो शर्म नहीं आती इन लोगों को कि हम लोग कर क्या रहे ये हैं। तो वही बात होगी कि जनता पहले से चिड़ी हुई है, ये पायलट ये और उनको escort जाएं लगा किसके के ये और ज्यादा और चिढ़ा रहे हैं। प्रोवोक कर रहे हैं कि आप पर चिढ़ो, वो चिढ़ो। मैं वही चीज हमें बोल कोई रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी आदमी ने ये कहा कि हम इन चीजों को, हालिया मुद्दा ले लीजिए आप कि इनके वेतन वृद्धि की बात आई, आज पूरा प्रदेश कांग्रेस की बजाय बीजेपी को कोसता हुआ नजर आ रहा है कि जयराम जी आप चुप क्यों बैठे हैं, क्यों अपने विधायकों के लिए नहीं बोलते, क्यों एक भी विधायक सामने नहीं आता कि हमें ये नहीं चाहिए, प्रदेश के आर्थिक हालात जो हैं वो खराब हैं, इनके दिल खराब हैं तमाम लोगों के, क्योंकि ये आम आदमी के लिए नहीं धड़कते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है। इस मुद्दे पर विपक्ष चुप है, बिल्कुल खामोश चुप रहता है, और बिल्कुल चुप है। और वही फायदा हो चीज गया आ ना जाए, खुद का। वही चीज आ जाए मोहित भाई, तो कौन सा एमएलए ऐसा है, कौन सा मंत्री ऐसा है 68 में से जो ये कहे कि जी मैंने फलां चीज छोड़ी। आज इतनी आपदाएं आ गई, इतने चेयरमैन बने हुए हैं, इसी सरकार की बात करता हूं, पिछलों की तो क्या बात करनी। अब वही चीज आ गई कि इन लोगों ने कितने चेयरमैन ने छोड़ा,
कि हम अपना ये चीज़ें छोड़ते हैं। लगातार ये खबरें आती हैं कि मंत्री जी ने या फलां उसने अपने दफ्तर के पर्दे बदलवा लिए। भाई साहब, इन लोगों से ये पूछा जाए कि घर के पर्दे कितनी बार बदलवाए थे आप लोगों ने? दफ्तर भी बदलवा लिए कईयों के, बिल्कुल करोड़ों रुपए के दफ्तर बिल्कुल। बन गए हैं। और इन लोगों को ये नहीं पता लगता। अब वही बात आ गई कि ये खबरें जो हैं ये अखबारों में नहीं आती, क्योंकि एक दूसरे को हमें सहारा चाहिए एक दूसरे का। तो हम जर्नलिज्म किसके लिए कर रहे हैं? इन नेताओं के लिए करेंगे? हमें ज़रूरत है इस वक्त जर्नलिज्म करने के लिए जो जर्नल आदमी है उसके लिए। तो वहाँ पर चूक हो रही है। यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगा मोहित जी, जो जर्नलिज्म की बात उदय जी ने की, अब स्थिति ये हो गई है कि अगर मान लिया कि मैं कोई खबर करता हूँ या मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ या उदय भाई जिस तरीके से कर रहे होते हैं, तो अब पत्रकार ही जाके पॉलिटिशियनों के घरों में या उनके ऑफिस में बैठ के हमारे बारे में बता के आते हैं कि भाई साहब ये ऐसा लिख रहा है, वैसा लिख रहा है, देखो मैंने बहुत बढ़िया लिख दिया आपके बारे में, ये कितना बढ़िया अच्छा है। मैं रोजाना सुबह अखबारों को एनालाइज करता हूँ और फिर मैं ये सोचता हूँ कि अखबारों में खबरें ही नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुख्यमंत्री 10 दिन के लिए विदेश गए बेटी के एडमिशन के लिए। मैंने पहले दिन एक पोस्ट डाली सोशल मीडिया पे कि अब आपको अगले 10 दिन ये एहसास नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री विदेश गए हुए। आपको यहाँ पे रोजाना ही अखबारों के अंदर ऐसे पीआर नजर आएगा कि मुख्यमंत्री यही है, और एग्जैक्टली वही हुआ। रोजाना प्रेस नोट, रोजाना कोई ना कोई अचीवमेंट की कहानी फोटो के साथ फ्रंट पेज पे। वो है ही नहीं, यहाँ पे कंट्री में ही नहीं है। बड़ा प्लान्ड सा तरीका हो गया ये तो फिर पीआर का भी है ना? एब्सोल्युटली। अच्छा, एक और बात है कि जिस तरह से एक वो मैनिफेस्टो आ जाता था, अब गारंटियां शुरू हो गई हैं और उन गारंटियों पे ही पॉलिटिक्स चल रही है पिछले 3 सालों पे। एग्जैक्टली। बीजेपी कह रही है गारंटी पूरी नहीं हुई, कांग्रेस सरकार जो है वो या संगठन वो कह रहा है कि गारंटी जो है वो हम पूरी कर रहे हैं, 1500 ये वो बहुत कुछ चल रहा है, सब जानती हैं उसके बारे में। सबसे मेन जो लगता है मुझे, वो जो रोज़गार के लिए वायदे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं दुखद होते हैं। और आपने बड़े स्टोरीज किया, आपने भी, मैंने देखा युवाओं के मुद्दे जो है बहुत उठाते हैं। तो क्या अब ये जो रोज़गार के वायदे हैं या गारंटी है, तो सरकार को ये नहीं होना चाहिए कि अब इसको बंद कर देना चाहिए? क्यों इतना खिलवाड़ कर रहे हैं दिलों से? चाहे कोई भी दल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, ये मुद्दा हमेशा रहता है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे ना अब कोई एक हायरार्की या एक, मैं तो ये कहता हूँ कि इस पे एक कानून ही आ जाना चाहिए। और कानून ये आना चाहिए कि अगर 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर, वट एवर द डेडलाइन यू हैव फिक्स्ड, उसके अंदर अगर वो नहीं करते हैं तो जनता के प्रति द्वारा अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए उन पॉलिटिशियनों की जिन्होंने ये कहा। क्योंकि ये अपने आप में मजाक है। सबसे बड़ा चुनौती हिमाचल की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सरकारें रिपीट नहीं होती हैं। तो सरकारें रिपीट नहीं होती हैं तो उनको लगता है कि 5 साल ही तो निकालने हैं। अब हमने गारंटियां दे दी, हमने घोषणा पत्र निकाल दिए, अब हम सत्ता में आ गए। अब आप देखो कि चुनाव प्रचार से जब चुनाव आए 22 के, उससे पहले की अगर आप चुनाव रैलियां देखो दोनों सरकारों की, दोनों पार्टियों की, कांग्रेस बहुत एग्रेसिव गई। मतलब लीडर्स मंचों से लगे हैं कि हम पक्की वाली नौकरी देंगे, हम 58 साल की नौकरी देंगे, हम 10 लाख ये देंगे। जो गारंटियां उन्होंने दी, 1500 रुपये हर को मिलेंगे। एक वीडियो वायरल हुआ कि एक घर में 1500, 2 हैं तो 3000, 3 है तो 4500। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार हम सत्ता में आ गए तो 5 साल हम रहेंगे, और 5 साल के बाद हम दोबारा आए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अब तक हम रिपीट नहीं हुआ। कोई बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पे मुख्यमंत्री रैली है तो वो नहीं रिपीट कर सके, तो हम कैसे रिपीट करेंगे? तो कम से कम 5 साल के लिए जितना बोला जाए झूठ चुनावों में वो बोल लो। उसके बाद तो कौन यहाँ आएगा एजिटेशन करने? कौन सवाल नहीं ना कर सकते आप। पत्रकार सवाल नहीं कर सकता। पत्रकार तो वही बात आई, पत्रकार तो रहा ही नहीं। पत्रकार सवाल करता है तो वापस पत्रकार से ही सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, कागज दो, है ना। फिर वो एक और ट्रेंड चला हुआ, वो दिल्ली में चलता है गोदी मीडिया, यहाँ चलता है अंधभक्त मीडिया। ठीक है, वो एक ही है। मतलब आप अगर केंद्र की सरकार के ऊपर खबरें करते हो तो आप पत्रकार हो, अगर आप उनकी कोई भी गलतियां निकालते हो तो आप पत्रकार हो, अगर आप हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की गलतियां निकालते हो तो आप गोदी मीडिया। ये भी थोड़ा दुर्भाग्य है, मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में काम करना, बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है कि आप जनता के लिए तो काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक माफ़ी चाहूँगा आपसे। गुनाहगार ये नेता कम है, गुनाहगार हम लोग हैं, हमारी पीढ़ी है, हमारा यूथ है। इन लोगों को सवाल पूछने की आदत ही नहीं है, हाथ जोड़ने की आदत है। नेताजी के सामने खड़े हो गए, पहले तो ये होता था कि नौकरी दे दो, अब हालात ये है कि हमने जी टेस्ट दे दिए, कम से कम रिजल्ट तो दे दो। हाथ जोड़े, रिजल्ट आया, उसके बाद फिर हाथ जोड़े कि जनाब अब अपॉइंटमेंट लेटर्स तो दे दो। तो
अब मेरे को तो शर्म आती है, अगर मैं साफ कहूंगा बुरा लगेगा कई लोगों को, कि 68 लाख हो आप लोग, अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकते, अपने बच्चों के लिए आवाज बुलंद नहीं कर सकते, घरों में बैठे हुए तो बैठे रहो। ये 68 के 68 लोग यही चाहेंगे कि आप घरों से मत निकलो, और जब आपको जरूरत होगी तो आप अपने बच्चे और बेटियों को बोलो कि इनका झंडा डंडा उठाइए और फील्ड में निकल जाइए। और वो जो झंडे हैं ना, इनके तो गड़ जाते हैं, हमारे झूल जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ चुकी है इन लोगों की चाटुकारिता करने की, इन लोगों की जिंदाबाद करने की, मुर्दाबाद करने की। आज की डेट में क्या हो रहा है मोहित भाई, बीजेपी की अगर उस पर आप जाइए, सिवाय जय श्री राम के कुछ नहीं लिखा होता। कांग्रेसियों के पास जाइए, वहाँ पर जय हिंद चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या कोई और टैगलाइन चल पड़ेगी। अब मेरा आम जनता से सवाल रहेगा कि ये लोग आपको अपनी मिमिक्री में उलझाते हैं, और जिस तरह से हम बचपन में चाचा चौधरी, चंपक और दूसरी किताबें पढ़ा करते थे, उस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पे शुरू हो गई है। क्या कोई सार गर्भित राजनीति करता हुआ जो बीजेपी सोशल मीडिया के दम पर इतना दम भर चुकी है और इतना दम हासिल भी कर लिया, आज क्या वो हिमाचल में सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज़ रख रही है जिससे ये पता लगे कि इन लोगों का विजन क्या है? कांग्रेसियों को तो छोड़ दीजिए, वो तो सत्ता काल में है, और उस सत्ता काल की वजह से कहाँ कहाँ पे अकाल है, वो बाकी चीज़ें अलग हैं। लेकिन उसी तरह से कांग्रेस के भी हैं कुछ एक लोग, इन्होंने भी पिछले दिनों कुछ लिखा था अरविंद जी ने कि भैया हमें मत कट पेस्ट करिए, संदर्भ कुछ और होता है बातचीत का, जो आपको पसंद आता है वो उतना सा पीस आप काट कर डाल देते हैं। ये बहुत चल पड़ा आजकल, अपने अपने पेज शुरू कर दिए सब पॉलिटिशियंस ने। ठीक है, और उस पे डाल करिए, कोई हर्ज नहीं है, पर कम से कम मुद्दों वाली बात तो रखिए। हम लोग वहां पे जाएंगे, हमारा यूथ वहां पे जाएगा, हमारे जैसे लोग वहां पे जाएंगे, वहां पे लाफिंग वाला जो रिएक्शन है वो वहां पे दे देंगे। इन लोगों को तो पता लग रहा है कि हमारी साइकोलॉजी क्या है, हमारी सोच कहाँ तक है। इन लोगों की सोच से हम बहुत पिछड़े हुए हैं भाई। आज हिमाचल अगर पिछड़ा हुआ है, रोजगार की बात करी भाई आपने, आज मैं यहाँ पे आ रहा था तो रास्ते में बिहार की बात करते हैं कि बिहार के प्रवासी मजदूर यहाँ पे आते हैं। हमने तो हिमाचल में अपने लड़के लड़कियाँ प्रवासी बना के रख दिए बद्दी बरोटी वाला के लिए। आज रास्ते में मैं देख रहा था कि बाइक्स पे लड़के चले हुए थे, तमाम चीज़ें। अब फ़र्क क्या रह गया बिहार और हिमाचल के यूथ में? कौन सी चीज़ इन बीजेपी वालों ने दी और कौन सी चीज़ इन कांग्रेस वालों ने दी जिससे ये कहें कि हमने ये किया? 70% का आप दावा करते हो बीजेपी और कांग्रेस, शर्म नहीं आती कि आपके 70% लोग हैं भी वहां पे बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में या नहीं है? मतलब दावे सारे मतलब झूठे हैं, हर मैनिफेस्टो तक तरफ से जीत गए, झूठ उसके है बाद हवा हवाई। और लानत है 68 लाख की आबादी पर। पुराने आंकड़े में भी तो 78 लाख के करीब हो गई होगी कि आप लोग सवाल नहीं पूछते हैं, सवाल नहीं पूछेंगे तो रगड़े जाएंगे, और रगड़ा खा रहे हैं। एक और चीज़ है इसमें, जिस तरह से पहले जब पत्रकारिता में हम लोग आ रहे थे, या बहुत, या अभी कह सकते कि टीन एज में भी थे, जी तो आंदोलन बड़े ज़बरदस्त होते थे और लोग सड़कों पर उतर आते थे। और अब वो आंदोलन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रह गया कि सोशल मीडिया पे हमने लिख दिया। खाक आंदोलन होगा, माँ बाप बच्चों के साथ खड़े नहीं हो रहे। आपके सिसिल होटल के सामने चौड़ा मैदान में कितने बच्चे बैठे रहे थे, एक का पेरेंट्स देखा, चाहे बिटिया थी या बेटा था, कि कोई गया वहां पे खड़ा होने? क्योंकि फूट डालो और राज करो की राजनीति जो है वो आज की डेट में भी इन बीजेपी कांग्रेस वालों ने जारी रखी हुई है। और हम लोग, शर्म नहीं है, हम लोगों को रिश्तेदारी नजर आती है, हम लोगों को बाकी चीजें नजर आती हैं, अपने बच्चे बर्बाद हो रहे वो इन लोगों को नजर नहीं आते भाई साहब। तो फिर किस चीज की उम्मीद करनी, फिर क्यों इनको दोष देना बीजेपी और कांग्रेस को? तो अब तो पॉलिटिक्स वैसे भी अरविंद भाई पहुंच गई है गांव में। पहले नहीं होते थे ना, पहले तो परिवार इकट्ठे होते थे गांव में, और अब पॉलिटिक्स वहां पर भी एक दो भाई, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। लड़ाई अब गाँव से शुरू होकर के अब वो एक वैल्यूज़ होती थी, वो वैल्यूज़ ख़त्म हो गई है। पॉलिटिक्स नहीं वो वैल्यूज़ ख़त्म करनी। मेरा वही सवाल था, सोशल मीडिया पर कितना जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं या जो हम बात अपनी कहना चाहते हैं, रोज़गार नहीं दिया, वो सोशल मीडिया तक ही रह गया। आंदोलन की रूपरेखा ही बदल चुकी है, सड़कों से आंदोलन अब मोबाइल तक पहुंच गए। तो इसका असर वैसे ही नहीं होना होगा। वैसे वो उसमें सीरियसनेस भी खत्म हो गई ना। आप जो मोबाइल पे आप जिस आंदोलन की बात करें वो सीरियस, वो थोड़ा है, वो तो रील्स हैं, ये कल्चर है, वो रील्स हैं। अब जैसे उदय भाई ने बात की कि हमारा एक इंटरव्यू हुआ, उदय भाई ने पिछले हफ्ते अभी धर्मशाला में, कांगड़ा में इंटरव्यू किया मेरा, तो हम दोनों अपनी रूबरू में थे, बातें कर रहे थे। तो उसमें एक मैंने कोई बात छेड़ी पिछली सरकार की कि वो वहाँ गए, किसी कंट्री का नाम लिया कि वहाँ गए और ऐसा ऐसा हुआ। कांग्रेस ने वो पंचलाइन उठा ली मेरी, हमारे इंटरव्यू की वो 30 सेकेंड उठा लिए कि देखो ये क्या बता रहे हैं, पिछली सरकार की हकीकत क्या है। बीजेपी के उस ग्रुप ने उसको काउंटर करने के लिए बोला कि असलियत ये है। मैं बात किसी और जगह की कर रहा था, मैं बात कर रहा था जर्मनी की। वो वीडियो उठा के ले आए नीदरलैंड्स के, ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव ए कॉमन सेंस।
वो चोरी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ये कि तुम जर्मनी गए या तुम दुबई गए या तुम नीदरलैंड गए, वेयर एवर यू गो, आप लायक है प्रदेश के लिए। मुद्दा ये था, उस मुद्दे को भूल गए। मुद्दा ये चला कि एक पत्रकार ने ये कहा कि फलाने के जब चीफ मिनिस्टर थे तो वहाँ 15 लोग इकट्ठे हुए थे। देखो 15 नहीं है, 30 थे। भीड़ देखो कितनी है। भैया भीड़ थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपने उस पर खर्चा किया, आपने 50 लाख रुपए खर्चा, 1 करोड़ रुपए खर्चा उस विदेश दौरे में, किसी ने भी खर्चा, उसकी आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? आप 500 करोड़ रुपए की एक फैक्ट्री बद्दी में लगाते हो, उसमें ये बताओ कि वो जो हिमाचल का बच्चा वहाँ काम कर रहा है उसकी तनख्वाह क्या है? वहाँ पे आप टॉप मैनेजमेंट रखोगे, लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए, वो सब बाहर से लाओगे। हिमाचल के बच्चे को रखोगे 8,000, 10,000, 12,000, मैक्सिमम 15,000। भाई साहब क्या होता है उसमें? मुद्दा वो है जो बात कर रहे हो उदय भाई कि पलायन हो रहा है। पलायन आपने कभी कोई आंकड़ा पेश किया कि कितना पलायन हुआ मिड ऑफ द हिमाचल या अपर ऑफ द हिमाचल की रेंजेस से? सरकार तो यही बोलती है कि हमने तो रोजगार दे दिए, देखो जी कितने हम बद्दी में दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। चंडीगढ़ देखो ना भाई, भर गया चंडीगढ़। हर दूसरे रेस्टोरेंट में हमारा लड़का काम कर रहा होगा। क्या तनख्वाह होगी उसको पूछो तो वो रो पड़ेगा। वो पलायन क्यों हुआ? वो पलायन इसलिए हुआ क्योंकि आप अपने प्रदेश में कुछ दे ही नहीं रहे हो, तो उसको तो कहीं जाना पड़ेगा ना। कर्जा, एक जो कर्ज लिया है सरकार ने, ये भी कहीं ना कहीं अब जो कह रहे हैं कि बीजेपी कहती है कि जी इतना कर्ज तो जितना अब जो अब सरकार है, वर्तमान सरकार कांग्रेस की सरकार है, उसने इतना कर्ज ले लिया, पहले किसी भी सरकार ने इतना कर्ज नहीं लिया था। तो अब किस तरह से आपको लगता है कि इस कर्जे के लिए के बाद जिस तरह से प्रदेश का युवा दब चुका है, विकास कार्य लगभग हो नहीं रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में तबाही बहुत हो रही है, तो उसी को ठीक करने में ही लगे हुए हैं, वो भी ठीक नहीं हो पा रहा है। तो रोजगार कहाँ से होगा जब पैसे ही नहीं है सरकार के? और आप मुझे बताओ कि कौन सी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर आय बढ़ाने के लिए काम किया? ये कहते हैं ना कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये आत्मनिर्भर कैसे बना रहे हैं? 50 रुपए का टोल लगता था तो 70 रुपए का हो गया। अगर नॉन हिमाचल से आप हिमाचल एंटर करते हो 70 रुपए गया। उसको कौन दे रहा है? आम जनता। डीजल पिछली सरकार में मान लिया कि 83 रुपए का था, तो अगर मान लिया आज के 88 रुपए का है तो 5 रुपए डीजल का रेट बढ़ गया। उसको कौन दे रहा है? आम जनता। ठीक है, आप रेस्ट हाउस में पहले 500 रुपए लेते थे, अब आप 1200 रुपए लेने लग पड़े। वो 700 रुपए कौन भर रहा है? आम जनता। क्योंकि जो पॉलिटिशियन है या जो ब्यूरोक्रेट है वो तो बिल जनरेट करेगा। बिल्कुल। जब वो वहाँ रुक रहा है, चाहे वो हिमाचल भवनों में रुक रहा है या रेस्ट हाउसों में रुक रहा है, वो तो बिल जनरेट करेगा। उसको तो रियम्बर्समेंट होनी है। रियम्बर्समेंट कहाँ से होनी है? ट्रेजरी से होनी है। लेकिन मैं, आप या कोई भी हिमाचली वहां रुकेगा, वो अपनी जेब से देगा। तो आप पैसा किससे ले रहे हो? हमारी जेब से। और फिर आप कह रहे हैं कि जैसे रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, आय बढ़ानी है, उस पर नहीं काम बढ़ानी हो रहा। किससे है? जनता से बढ़ानी। मेरे से पैसा लेके आप कह रहे हो कि हमने 100 करोड़ रुपए कमा लिए। हाँ भाई वो तो मैंने दिए। टूरिज्म स्टेट है ये, हिमाचल टूरिज्म स्टेट है, और टूरिज्म से ही बड़ा जो पैसा आ सकता है, पहले भी आता ही था, वो उसको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, उसके लिए बजट निकालते हैं, लेकिन उसमें कुछ होता ही नहीं है। सर, रिच टूरिस्ट हिमाचल नहीं आता है। सबसे बड़ी बात है, जो रिच है, जिसने पैसा खर्चना है, वो हिमाचल आता ही नहीं है। वो या तो श्रीनगर जाएगा या वो मंसूरी नैनीताल जाएगा, वो इधर आता ही नहीं है। क्यों? आपके पास सबसे बड़ी बात है कनेक्टिविटी नहीं है। आपके पास कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है। भाई साहब, वो एयरपोर्ट की बात मैं इसलिए बीच में करता हूं क्योंकि पिछली सरकार ने बोला था कि बल में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बोला। अगर बल में बड़ा एयरपोर्ट खुल रहा होता तो कांगड़ा वाले एयरपोर्ट के लिए लोगों को विस्थापित नहीं होना पड़ता। क्योंकि इस हिमाचल इतनी बड़ी स्टेट नहीं है कि वहाँ 2 बड़े एयरपोर्ट बनने थे। चूंकि पिछले 5 साल उन्होंने उस एयरपोर्ट को बनाने के लिए वेस्ट किए, तो केंद्र सरकार चूंकि वो योजना इस तरीके से लाती है कि कनेक्टिविटी बढ़े, तो उनको उस एग्जिस्टिंग को विस्थापित बढ़ाना पड़ गया। अब बढ़ाना पड़ गया तो जहाँ पे उदय भाई रहते हैं वहाँ पे विस्थापन आ गया। वो एरिया खाली था, या कोई भी एरिया आप डिसाइड कर लो। और वो पिछले मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ड्रीम प्रोजेक्ट में एक ईंट नहीं लगी। आप सोचो कि हिमाचल प्रदेश कहाँ जा रहा है। आप कंपैरिजन करते हो गुजरात के साथ, आप कंपैरिजन करते हो राजस्थान के साथ, आप उत्तर प्रदेश की बात करो। उत्तर प्रदेश को कहते थे कि पिछड़ा हुआ था, वहाँ पर बदमाशियाँ होती थी, ये होता। आज देखो भला कितनी डेवलपमेंट हो रही है। मैं पीछे जब ये कुंभ था, भाई साहब क्या चकाचक हाईवे बने हुए हैं, मजा आ जाता है, क्रीम है। आप हिमाचल में घुसे, बोला वापिस आके शोकर चेक करवाने पड़ते हैं। सड़कों के भी बुरे हाल है। सड़कों के बुरे हाल है, रेल कनेक्टिविटी है नहीं, बाई एयर हो नहीं रहा है। तो आप मुझे बताओ ना कि कौन से बड़े प्रोजेक्ट से आप आय बढ़ाओगे? टूरिस्ट तो आपके पास आ ही नहीं रहा। तो अभी भी टूरिस्ट इतना आ रहा है मनाली या कहीं, सड़कों के तो बहुत बुरे हाल हैं उदय भाई। और
आपका दो इंटरव्यूज मैंने देखे थे, मुख्यमंत्री का भी आपने जी, किया जी। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी आपने किया। इंटेंशन क्या लग रही थी दोनों में? वाकई में जो काम या आरोप जो जयराम ठाकुर लगा रहे थे, नहीं सर, या आप कहीं कह रहे थे जयराम ठाकुर जी को कि आप एरोगेंट हो गए हो, पहले से गुस्सा बढ़ जी, गया है जी। जयराम ठाकुर में? ये गुस्सा असली है कि दिखाने के लिए कि देखो? नहीं, पॉलिटिकली जो चीज़ें होती हैं उनमें एक टाइमिंग रहती है कि किस टाइमिंग पे क्या आपने रिएक्शन करना है। कई बार सही वक्त पे होता है, कई बार गलत रिएक्शन भी चला जाता है और बेवजह के जो गुस्सा बवाल आ है। गया उनमें अब? हाँ, जो गुस्सा है वो नज़र तो आ रहा है इसी पॉलिटिकल एग्रेशन। पॉलिटिकल एग्रेशन। बट ये नहीं समझ आ रहा है कि उस एग्रेशन के सामने टारगेट है कौन। अगर आज की ही बात करें तो आप देखिए कि अनुराग ठाकुर जिंदाबाद के नारे मंडी में लगे और वो अग्रेशन वहां पर निकल कर सामने आ गया जयराम ठाकुर जी का। अब हालात ये हैं भाई साहब, हकीकत ये है कि लाख गालियां निकाल रहे होंगे लोग कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी की हालत जो देखी जाए, जो अब बवाल खड़े हो गए हैं हिमाचल की सियासत के अंदर इन दोनों दलों में, तो बीजेपी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में भी ये बात सामने निकल के आ रही है कि कम से कम 27 लोग जो हैं वो बागी खड़े होंगे। तो 27 में अगर मान लो 2-2.5 हज़ार वोट का भी डेंट पड़ जाता है तो प्लस किसको जाएगा? उस कांग्रेस को जाएगा ना, जिसको भी लोग गालियां निकाल रहे हैं। या फिर एक स्पेस खुद बीजेपी देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। वजह क्या है? जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुराग ठाकुर जिन्हें अभी न घर के हैं न घाट के हैं, और उन्हें एक तरफ से खाट पे, सियासत वाली खाट पे लेटाने वाली जो पोजीशन है वो यहाँ पे हो गई है। एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया अगर जिसमें सियासत के दौरान बात की जाती है कि एक्सेप्टेबिलिटी, चैलेंज कौन है? बीजेपी 3 चेहरों पे टकराएगी क्या? फिर एक बड़ा शगुफा ही कहूँगा, इन बीजेपी वालों की भाषा में जुमला ही कहूँगा कि जी वक्त आने पे जो 2 गुजराती भाई हैं वो सेटल कर देंगे। दिल सेटल होते हैं क्या भाई साहब? अगर जिस तरीके से देखा जाए तो जगह कौन दे रहा है आज की डेट में? क्यों बीजेपी पे हर चीज़ जाके फोकस हो जा रही है? कभी बिंदल साहब के मुद्दे पे आग भड़क उठ रही है। अगर उसी तरीके से देखा जाए तो ये भी एक हकीकत है कि कांग्रेस में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सबको एक तरह से कहूँ ना कि एक जगह पे खड़ा कर दिया और एक पलड़े में खुद बैठे हुए हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि चूं कर जाए, और सियासत में कहाँ पे टकरा रहे हैं। तो बीजेपी किससे टकराएगी? उस सुक्खू से टकराएगी जिस सुक्खू ने सबको एक जो हम बात शुरू में कर रहे थे कि लीडरशिप का चैलेंज चल रहा है इस वक्त। आप सत्ता में 5 साल रहते हैं, नहीं रहते हैं, सरकारें रिपीट नहीं होती, दैट्स अ वेरी सेपरेट थिंग। लेकिन आप लीडर तो हैं। चाहे वीरभद्र सिंह रहे, चाहे धूमल रहे, वो लीडर थे, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी थी। आज भी समीरपुर में मेला लग जाता है, बिल्कुल, ठीक है ना। आपने कितने अपने साथ जोड़े? और आप तो 5 साल उस दौर के मुख्यमंत्री रहे जिस दौर में आपको चुनौती कोई नहीं थी, ठीक है ना। जब धूमल चीफ मिनिस्टर थे तो शांता कुमार एक बहुत बड़ी चुनौती थी। नड्डा उभर के बाहर आ रहे थे, सेंट्रल लीडरशिप में चले गए थे, गडकरी के साथ काम कर रहे थे, यहाँ पे मुख्यमंत्री धूमल थे। आज तो वो जब आप 17 से 22 के बीच में आए तो वो तो चुनौतियां नहीं थी। धूमल चुनाव हार चुके थे, शांता कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, अनुराग ठाकुर दिल्ली बैठे हैं। आपने जिसको लगाना था उसको लगाया, जिसको हटाना था उसको हटाया, जिसके काम करने किए, जिसके नहीं करने थे नहीं किए। लेकिन फिर भी आप लीडर तो बने नहीं। तब तो अनुराग ठाकुर ने कुछ नहीं किया, तब तो आप मुख्यमंत्री थे, तो आप ही लीडर होने चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि जो धूमल परिवार है, जो ऑरा है, वो कहीं ना कहीं हावी है इस समय हिमाचल प्रदेश बीजेपी। ऑब्वियसली वो ऑरा, देखो वो ऑरा बना हुआ है। नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के। नड्डा का आज भी हिमाचल प्रदेश में वो ऑरा नहीं है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो वो प्रोटोकॉल तो रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि नड्डा हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो बीजेपी का कोई हिमाचल का नेता जो है वो पंजाब घूमने चला जाएगा। एक दौर में तो ऐसा भी होता था, जब गडकरी आते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो शांता कुमार मिलने नहीं जाते थे। आज की डेट में बीजेपी में वो डिसिप्लिन है, लेकिन ऑरा तो फिर भी नहीं बना। ऑरा नहीं बना ना। आप जितने बजे अपने आप को जो मर्जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लो, आप ग्लोबल अध्यक्ष बन जाओ, आप मुख्यमंत्री रह लिए, ऑरा तो आपको बनाना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर का ऑरा या उनकी राजनीति हिमाचल प्रदेश में आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यूथ लीडर है और कहीं ना कहीं यूथ आइकन भी अपने आप को उन्होंने प्रूव किया है कई स्टेजेस पर, कई मंचों पर। तो आने वाले समय में किस तरह से देखते हैं आप एज ए जर्नलिस्ट कि कितनी उनकी पकड़ होगी, या कौन सा, क्या उनको बड़ा तोहफा या बड़ा पद भी मिल सकता है अगर स्टेट की भी बात करें? क्योंकि अभी तो सेंटर में उनकी राजनीति चल रही है। मुझे देखो ऐसा लगता है मोहित भाई कि स्टेट की राजनीति
शायद जो बीजेपी की राष्ट्रीय हाईकमान है वो शायद ये सोचती है कि हिमाचल की स्टेट के लिए अनुराग ठाकुर को यूज़ करना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नज़र नहीं आता, क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर पे भी क्राइसिस आएंगे लीडरशिप को लेके। मोदी साहब 75 साल के हो गए हैं, अमित शाह को लेके एक्सेप्टेबिलिटी उतनी है नहीं है विद इन द पार्टी, यू डोंट नो। धीरे धीरे बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का आना इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर उनकी पहचान बनी हुई है जो ग्लोबली शायद रिकॉग्नाइज ना हो। उधर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस उभर रहे हैं, हिमंता बिस्वा उभर रहे हैं। अनुराग ठाकुर शायद उस लाइन के लीडर हैं अब केंद्र के नज़र में, क्योंकि चुनाव प्रचारों में भी आपको नज़र आएगा कि वो एक स्टार प्रचारक रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि हिमाचल एक छोटी स्टेट है और राजनीति भी उसी स्तर की है, यहाँ पे ट्रांसफ़र करा लो, नौकरियाँ लगवा लो, और अगर नौकरी लग गई है तो अगर लाहौल भेज दिया तो उसको वापस हमीरपुर कैसे लाना है ना, यही चलता है, इससे ज़्यादा नहीं है। डीओ नोट्स की ही, इसीलिए ये डेवलप नहीं हुई स्टेट। सबसे बड़ा चैलेंज ये है, आपके पास रिसोर्सेज थे, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे, आपने उन रिसोर्सेज से हाइड्रो पावर लगा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप फंस कहाँ गए? आप वहीं फंस गए, ट्रांसफरों में, इनमें। आपका आज की डेट में आप मुझे बताओ मोहित भाई, आप किसी भी लीडर के घर चले जाओ, वहाँ पे कौन होगा? वर्कर्स, ट्रांसफर्स वाले या सरकारी कर्मचारी अधिकारी, यही होगा ना। तो डेवलपमेंट कौन सोच रहा है? उदयवीर जी के साथ मैं उस इंटरव्यू में यही कह रहा था कि 5 बजे छतरी उठाते हैं ब्यूरोक्रेट और माल रोड पे निकल जाते हैं। हाँ, कि हमसे लोग मिले, नमस्ते करें। विकसित इतना हो गया ना प्रदेश, इतना भी डेवलप हो गया है कि काम ही नहीं है। तो उस लेवल पे मेरे को लगता है कि अनुराग ठाकुर को यहाँ पे हिमाचल की राजनीति में नहीं लाया जाएगा, लेकिन इनको ये लगता है कि वो हमारे लिए चुनौती है, और उस चक्कर में क्या हो रहा है कि अपनी लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं। लेकिन जो बात जयराम ठाकुर ने कही या बयान दिया, आपको लगता है किसी लीडर का हाथ होगा कि बोलिए? देखो जयराम के पीछे ऑब्वियसली देखो मैं बात फिर वही है, जेपी नड्डा, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के बीच की राजनीतिक जो एक गैप है या द्वंद्व है वो किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। जब धूमल हारे 17 में तो ऑब्वियसली नड्डा उभरे, नड्डा पावरफुल हो गए, और नड्डा चूंकि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अध्यक्ष आ गए ये है, तो जयराम ठाकुर कौन है फिर? तो फिर बैकअप तो नड्डा को मिला है ना, जयराम ठाकुर को नड्डा का। तो वो अभी भी वही चल रहा है, द्वंद्व वही चल रहा है, बेसिकली द्वंद्व चल रहा है जेपी नड्डा वर्सेस प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल फैमिली। उसके अंदर सैंडविच बन रहे हैं, कभी एक पॉलिटिशियन बनना, कभी दूसरा बनना। मैं समझ गया। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? क्योंकि आप बीजेपी के बड़े लीडर्स से बात करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं जो अरविंद भाई ने बोला कि जेपी नड्डा का अभी तक जो है वो हाथ है, अनुराग ठाकुर क्या ज़मीन तलाश रहे हैं हिमाचल प्रदेश में अपने लिए? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा उनको एक बूस्ट मिलता है युवाओं की तरफ से। बिल्कुल, हाल में ही जन्मदिन था, तो सारे तमाम बीजेपी के नेताओं की भी जोड़ लिए जाए और एक तरफ अनुराग को रख दिया जाए तो अनुराग हावी रहेंगे इस मसले में। और एक दूसरी बात, अनुराग ठाकुर की इन्होंने खूबियाँ सारी गिनवा दी, सारी चीज़ें मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है बीजेपी के, उन्होंने एक बात कही थी और वो बहुत जायज़ भी लगी, शायद आप भी इत्तेफाक रखें, कि धूमल साहब ने जो लोग जोड़े थे, अगर अनुराग ठाकुर उन लोगों को भी संभाल पाते तो उन्हें नए लोग जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो भी और काम कर रहा है वो प्रोफेसर धूमल का है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये यूथ आइकॉन है, कोई दो राय नहीं। अगर हिमाचल की जिस तरह से बात करी, इन्होंने भी एक सही बात कही कि राष्ट्रीय राजनीति में अगर देखा जाए तो जो अनुराग ठाकुर हैं वो राजपूत खाते से एक बहुत बड़ा चेहरा केंद्रीय राजनीति में है, लेकिन घर किसका बर्बाद हुआ? पिछले चुनावों में भी बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष यही जेपी नड्डा साहब थे और 2 सीटें निकाली वहाँ पे, 100 200 300 वोट के फर्क से। फिर औरा किसका है ये तो आम जनता ही तय करेगी कि अगर इतनी ज़्यादा चुनौतियाँ थीं, अगर इन्होंने जिस तरह से इशारों में एक बात कह दी कि आपने भी इशारों में एक सवाल पूछा कि क्या किसी बड़े नेता का हाथ होगा, तो हाथ जो है वो अब मेरे को लग रहा है कि बीजेपी के अंदर एक दूसरे को खींचने का, कि भैया तू फ्रंट फुट पे नहीं जाएगा, पार्टी बैक फुट पे जाती है तो जाए, तू पीछे रहेगा। क्योंकि ऐसी लड़ाई अगर होती है तो पार्टी को तो नुकसान होगा। हुआ 22 में भी हुआ ना, 22 में बीजेपी टिकटों के बंटवारे, और ये 22 की बात थी, 17 में भी था। मैंने एक अभी 10 दिन पहले अपना एक वीडियो डाला था, मैंने 17 की डिस्कशंस की थी कि 17 में टिकटों के बंटवारे में क्या हो रहा था दिल्ली में। उस वक्त अगर आप उन टिकटों के बंटवारे में देखोगे तो वहीं से शुरू हो गई थी प्रकाश था। मतलब
मेरे 3 सीरीज मैंने की थी कि पहली सीरीज में मैंने बताया कि बीजेपी 17 में टिकटों के बंटवारों में किस तरीके से गई। जब वो टिकटों का बंटवारा उनके हिसाब से नहीं हुआ और वापिस धूमल खेमे के हिसाब से हुआ, तो फिर बात चली कि लीडरशिप डिक्लेयर करनी है या नहीं करनी है। जब वो लीडरशिप पे ही फंसते नजर आए चुनावों से ठीक 10 दिन पहले उनको डिक्लेयर करना पड़ा कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में अब चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो फंस गए थे, चुनाव हार रहे थे। फिर तीसरा उनका आया कि 2 तो चुनौतियां उधर चली गई, दोनों में धूमल ग्रुप निकल गया, तो तीसरी चुनौती है कि अब धूमल ही हरा दो। तो फिर तीसरी चुनौती वो जीत गए कि धूमल हार गए। तो वो 17 में भी हुआ, 22 में हुआ। आप मुझे बताओ मोहित भाई, आप भी शिमला रहते हो, जो मंत्री शिमला से एमएलए है, अगर आप उसको कसुमटी भेज दोगे तो वो क्या जीत जाएगा? अगर एंटी इनकम्बेंसी शिमला में है, मुझे तो एक लाइन मैं कसुमटी भी कहाँ बोलना है? चाहूँगा इस पे। जो मंत्री जो जिनको कसुमटी भेजा था, जब कसुमटी वाले जब वो मंत्री थे और उनके पास कसुमटी वाले जाते थे काम के लिए तो वो कसुमटी वालों को बोलते थे कि तुम कसुमटी वाले हो, तो तुम अपने एमएलए से काम कराओ, मेरे से मत कराओ। तो वो कहीं ना कहीं वो तो- दिक्कत हो गई थी तो बाद में। आप बताओ ना कि वो कौन सा समझदार होगा खुद कि ही डिस्टर्ब किया उन्होंने सारा। ये राकेश 17 से पठानिया शुरू को हुआ। पटक पटक के आप- मारा। राकेश बंटवारे पठानिया को। को अगर आप नूरपुर से उठा के फतेहपुर भेजोगे, तो आप मतलब नूरपुर एक तो होना कि लीडर को आपने नूरपुर से उठाया और बोला कि रोडू से इलेक्शन लड़ ले, तब तो समझ में आता है कि यार रोडू में सब्टिबिलिटी बहुत थी। लेकिन अगर आप एक जहां से वो सिटिंग एमएलए है, इज ए कैबिनेट मिनिस्टर, आप उनको वहां से हटा के फतेहपुर भेज दोगे तो क्या मैसेज दोगे आप? जबकि राकेश पठानिया को तो नड्डा जी का ही आशीर्वाद मिला है, इस तरह से कहा आजकल जाता है। भाजपा की ये हालत है भाई कि इनको खुद अपने हाथ नहीं नजर आ रहे ना, पांव नजर आ रहे हैं कि हाथ जुड़ने के लिए जाएं तो किस तरफ जाएं, पांव कहाँ माथा पड़े तो टेकने किसको के लिए पड़े। किसके जाएं, वो पांव भी नहीं नजर आ रहे। तो और कुल इसमें मिलाके जो वही कमल बात का होगी कि फूल है, घातक हो सकता है अभी। बहुत ज्यादा। बहुत हमने ज्यादा। तो अपने चर्चा में किया भी था कि ऐसा ना हो कि अगली बार फिर 27 में ये नीचे खड़े और सुख ऊपर से शपथ लेते वो नजर आए। ट्रेंड मतलब खत्म हो जाए एक बार बीजेपी एग्जैक्टली, बिकॉज देखो इतिहास रहा उस आदमी का। वो आदमी सीरियस है। वो आदमी सीरियस इसलिए है क्योंकि उसको मालूम है कि उसको कैसे वापसी मिली है। 30 साल लड़ाई लड़ने के बाद जो आदमी 30 साल की राजनीति में सेक्रेटरी के अंदर ही नहीं पहुंचा, कभी मंत्री नहीं रहा, वो बंदा चीफ मिनिस्टर बन गया, तो ही नोज कि इसकी वो ठीक है, आपको उनके बहुत से डिसीजन पसंद नहीं आ रहे, ठीक है कि उनके आसपास के किसी को बहुत भी से पसंद लोग नहीं आ हैं, रहे। बहुत से लोग उनके आसपास जो है वो ठीक नहीं है, मतलब वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग, जो एक राजनीतिज्ञ को खराब करते हैं, उनकी पोजीशन को खराब बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। वो सब कुछ खराब चल रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टिकटों के बंटवारे में अगर आप राकेश पठानिया को फतेहपुर भेजोगे, सुरेश भारद्वाज को कुसुमटी भेजोगे, तो फिर सुखू तो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट हो गया ना। बाय डिफॉल्ट वाली बीजेपी स्थिति। में फिर से repeat वो- करेंगे वही तो वही पंगा है। मोहित भाई थोड़ा सा टोक रहा हूँ। बीजेपी में तो अभी ये एक तरह से कहे ना हाइप क्रिएट की है कि इस बार तो जो सामान्य भाषा में बोलता है एबीसीडी जिस मर्जी को खड़ा कर वो भी दो वो जीत जीत जाएगा। और कांग्रेस में ये है कि भैया टिकट नहीं चाहिए, हमने अपने ऊपर ठप्पा नहीं लगवाना है। अब कांग्रेस में अगर ऐसे ही अगर बिना किसी से देखा जाए तो ये नजर आ जाता है कि कांग्रेस में टिकटों के लिए खींचतान नहीं होनी है। और दूसरी तरफ कपड़े तो छोड़िए सर, चमड़ी उधड़ने के जो आसार हैं वो अभी से बनते ऐसा हुए लग नजर- रहा है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे तो आपको डॉक्टर बिंदल की ताजपोशी की जो तनातनी थी वो भी नजर आएगी। इन लोगों ने जो ये कहते थे विचार परिवार की बात करते हैं बीजेपी, कांग्रेसियों का तो कोई करैक्टर है नहीं ऐसे मामलों में, वो जिस तरह की जैसा माहौल है उस तरह से ढल जाते हैं। लेकिन जो चरित्र की बात करते थे उनका सियासी चरित्र कहाँ पे है? आपने 9 लोगों की बलि ले ली। और आज की डेट में जो कांग्रेस के लोग हैं जो वहाँ पे गए हैं इतने हावी हैं पूरी बीजेपी के ऊपर कि खुद जब वो लोग दिल्ली में जाते हैं ना, जो कांग्रेस के लोग हैं वहाँ पर जो आला नेताओं के साथ उनके जो फोटोग्राफ्स सामने आते हैं उसमें वो हाव भाव ऐसे होते हैं कि जैसे ये हाईकमांड को प्यारे हैं, ना कि बीजेपी के वो नेता प्यारे हैं जिनकी वजह से इन लोगों की एंट्री हुई थी। तो बीजेपी में तो घुन के ही जगह पे लग चुका है भाई साहब, वो तो जो लगी है ना दिमक वो सही नहीं है। बीजेपी को सोचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की भी बात करें, सरकार है कांग्रेस की, लेकिन संगठन बना ही नहीं रहे अभी तक। देखो कभी रोहित ठाकुर का नाम आ जाता है, फिर उसके बाद वो राठौर जी, कुलदीप राठौर का नाम आ जाता है, फिर सुल्तानपुरी आता है। रघुवीर सिंह बाली जो है उनकी भी एंट्री हो जाती है कि ये भी अध्यक्ष बन सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए जिस कांगड़ा का जिक्र करते हैं ना ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों, कितने कहें कि ज़हीन महीन सोच कह लीजिए या फिर ये सोच लीजिए कि कांगड़ा की दुर्गति करने में कितना बड़ा हाथ है। शांता कुमार जी के बाद एक भी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बीजेपी का जिला कांगड़ा से नहीं आया। और कांग्रेस की बात करें, विप्लव ठाकुर के बाद एक भी अध्यक्ष कांगड़ा को नहीं दिया। बीजेपी के भीतर चले 5 सीटों वाला ऊना, वहां से सतपाल सिंह सत्ती रहे।
5 सीटों वाला सिरमौर, वहाँ से डॉक्टर बिंदल चले हुए। तो ये लोग अपनी सहूलियत के सियासत से जो राजनीति है ना उसको करते हैं सर। यहाँ पे इनको कोई लेना देना नहीं है। का सत्ता का दरवाजा कांगड़ा से खुलता, कुछ नहीं, कांगड़ा के दरवाजे इन्होंने भी बंद रखे थे, अपनों के लिए बंद रखे सर। आम आदमी के लिए कहाँ से उम्मीद रखें कि ये लोग बीजेपी और कांग्रेस के लोग वहाँ के लोगों के लिए कोई रास्ता खोलेंगे। अरविंद भाई, ऐसा अब पहली बार हुआ, वैल्यूज़ जैसे हम बात कर रहे हैं गिर गई है, पॉलिटिक्स की वैल्यूज़ गिर गई है और सोशल मीडिया ने बहुत कुछ गिरा दिया है वैल्यूज़ की। तो सरकार, आप बोल रहे थे कि कई फैसले गलत भी हो सकते हैं लेकिन आसपास के लोग खराब करते हैं, तो ये छवि तो सरकार की ही खराब होती है निश्चित तौर पर वही बात है ना कि चुनौतियां कहाँ हैं। मतलब अब जब चुनौतियां यहाँ खड़ी हैं कि एक तरफ सुक्खू सरकार है, एक तरफ जयराम ठाकुर या नड्डा लीडरशिप है, तो विनर तो इन दो चुनौतियों में से ही है ना। ठीक है ना। सरकार की छवि कैसी है, सरकार के लोग किसको क्या खराब कर रहे हैं, वो तो हम लोग एनालाइज करते हैं। आम जनता को तो उतना सरोकार ही नहीं है। जब चुनावों में आप जाओगे तब तो ये देखना पड़ेगा कि अगर एक एक कंस्टिट्यूंसी में 3-3 बागी खड़े हो जाएंगे बीजेपी के, तो ऑब्वियसली है ना वो मैटर ले जाएगा। उनकी कुरीतियों को, उनकी कमियों को तो उससे तो कोई एनालाइज ही नहीं करेगा। वही जो शुरू में मैंने आपको बात की, फिर वो गारंटियों वाली बात शुरू हो जाएगी कि पिछली बार 1500 बोला था, इस बार 2000 दे देंगे, या आखिर के चुनावी साल में आप डीए दे दो सारे, आप 1500 रुपये सबको बांट दो और एक गेम खेल लो कि यार आगे तो देखेंगे फिर 5 साल कैसे संभालना है, नहीं आए तो फिर बीजेपी भुगतेगी। अब तो वही सिस्टम हो गया, डायरेक्ट खोल देंगे ना, बिल्कुल। बाय अभी हुक अभी और छोटा बाय क्रुक, एब्सोल्युटली सत्ता में आना ही है। एब्सोल्युटली। और सोशल मीडिया उसमें सबसे बड़ा टूल है क्योंकि वो वेरीफाई नहीं करता। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो वेरीफाई ही नहीं करता। वो अगर आपके साथ उनका बढ़िया तालमेल चल रहा है तो फिर मोहित ही मोहित हो जाएंगे। फिर मोहित का ड्रॉबैक कोई है या नहीं वो नजर ही नहीं आएगा। और सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट जो है वो एज कम्पेयर टू प्रिंट मीडिया ईजी है। प्रिंट मीडिया में अगर मान लिया एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो एक अखबार में अगर एक विज्ञापन लगना है तो मतलब वो 40,000 का, 50,000 का, 1 लाख का भी लगेगा। उतने में तो वो सोशल मीडिया के जिस तरीके के एक पत्रकार चल रहे हैं उस तरीके तो वो 5-20 निपटा देंगे। 5-5 हज़ार के ऐड लगा के 20 निपटा देंगे। तो 20 लोग अपनी तरफ कर लिए, फिर रीच चल पड़ी। और बीजेपी वाले वहीं घुस रहे होंगे कि अब नड्डा जी टिकट देंगे या फलाना टिकट देगा या ढिंगरा टिकट। तो वो अल्टीमेटली बीजेपी जो 2014 में जिस सोच के साथ चली थी कि वो एक सेंट्रलाइज लीडरशिप के साथ काम करेगी और कोई बड़ा नेता नहीं बनेगा, सब सेंट्रल से चलेगा, अब वो बीजेपी को बैकफायर कर रही है। अब बैकफायर कर रही है। अब लीडर नहीं है उनके पास हिमाचल में अब लीडर एब्सोल्युटली दे डोंट हैव। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते और हैं। एक मिनट, मेरे को एक धूमल जी की एक बात याद है। धूमल जी कहते थे कि नेता कभी खत्म नहीं करना चाहिए, लीडर कभी नहीं मारना। जब वो चुनाव हारे थे उसके बाद मेरी एक बार उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि बाकी कुछ भी हो जाए, मेरा तजुर्बा ये कहता है और मेरा जनता को ये एक संदेश होता है उनका कि लीडर नहीं खत्म करना, क्योंकि लीडर रोजाना नहीं बनता। विधायक बन जाता है, नेता बन जाता है, लेकिन लीडर नहीं बन सकता जो लीड करे। वो लीडर बीजेपी ने 2017 में खत्म किया, उसके बाद 25 आ गया, लीडर नहीं मिला बीजेपी को। नेता नहीं है कहीं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है बस आप दोनों से, क्योंकि समय की भी थोड़ी पाबंदी है। अभी जो कांग्रेस सरकार चल रही है वर्तमान में, फैसले लेती है वापस ही लेती है, जनता में भी रोष है। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे जो लेकर आई थी वो थोड़ी गाड़ी खिसक गई है सरकार की दाएं से बाएं। क्या करना चाहिए? व्हाट आर द राइट डिसीजन फॉर द यूथ, फॉर द कॉमन पब्लिक, जो गवर्नमेंट जो ले सकती है, जो कर सकती है? क्या आप राय देना चाहेंगे? आप ऑफिस के हिसाब से पूछते हैं। हम ना जब वेबसाइट्स को या गूगल को सर्च करते हो तो उसमें नंबर ऑफ कुकीज़ आ जाती हैं। फिर हम कुकीज़ को डिलीट कर देते हैं सो डैट कि फ्रेश आ जाए सब कुछ। तो अब इनकी कुकीज़ को डिलीट करने का समय आ गया। इनकी कुकीज़ इतनी ज़्यादा आ गई हैं इनके अंदर जो उनको 3 साल के बाद एनालाइज कर लेना चाहिए। अभी उनके पास 2 साल पड़े हैं और जिस तरीके के बीजेपी के हालात हैं, पब्लिक की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है सर। जो वोटर है ना वो बड़ी शॉर्ट मेमोरी के साथ चलता है। तो अगर आप वोटर के बीच में, आम जनता के बीच में वो सामंजस्य द्वारा बिठा ले, अपने कार्यकर्ताओं को ले, कितने कार्यकर्ता होंगे मोहित भाई? 100-200 जिनको अरेस्ट करना है। अगर उनको अरेस्ट कर दें, अल्टीमेटली वो फिर भी आपके साथ ही चलेंगे चुनावों में। लेकिन अगर आप उनको एडजस्ट कर दें, उनको एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे ले आए, वो गुनाह ना करें, वो गलती ना करें कि ये वीरभद्र सिंह के कैंप का, ये कोल सिंह के कैंप का, इसको नहीं पोजीशन देनी है। क्योंकि यही गलती जयराम ठाकुर ने की थी कि ये धूमल कैंप है, 17 से 22 तक बाहर बिठाए रखे और 22 में फिर जब चुनाव आए तो उनको धूमल याद आए, पर तब तक बहुत लेट हो गए थे। और ये बात मैंने उस वक्त बोली भी थी। कांग्रेस के पास वो सबक है जो 17-22 का बीजेपी ने सबक नहीं लिया।
कांग्रेस के पास वो सबक लेने का समय है। कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास भी कोई लीडरशिप की चुनौती नहीं है। जैसे जयराम के पास कोई चुनौती नहीं थी, ऐसे सुक्खू के पास भी कोई चुनौती नहीं है आसपास उस तरीके का लीडर नहीं, क्योंकि अब आप मुख्यमंत्री भी रह लिए। तो अब आपको सेल्फ एनालाइज करना चाहिए। कई खोटी लाइन भी लगा दी लीडर। हाँ, तो अब उनको सेल्फ एनालाइज करना चाहिए कि जब मैं हूँ और मैं दोबारा आ सकता हूँ या मुझे दोबारा आना है, तो मुझे अपनी कमियों को ठीक करना चाहिए। मुझे उन लोगों को अपने आसपास से दूर रखना चाहिए। दोस्त अच्छे हैं, पर दोस्त, लेकिन वक्त कहते अब कम है थोड़ा। सर आप किसी सदन भवन में कहीं पे इसलिए अंदर हैं क्योंकि आप, या आप सेक्रेटरी के अंदर इसलिए हैं क्योंकि आपके दोस्त सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं। तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो मुख्यमंत्री बने रहें। बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसा कुछ ना करें कि उनकी छवि खराब हो। आपको उनकी छवि ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हैं तो आप हैं। तो वो तो बीजेपी ने मुद्दा ही बना लिया ना, दोस्तों का, मित्रों का। मित्रों की सरकार, मित्रों की वो आपको सरकार। पता भी नहीं हुआ, शायद वो टैगलाइन भी मेरी दी हुई है मित्रों की सरकार, वो मैंने शब्द दिया था। लेकिन वो ठीक है, मित्र होने चाहिए। जिन्होंने 30 साल आपका साथ दिया है उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन वो उनकी जिम्मेदारी है कि भाई साहब ये व्यक्ति अंदर पहुंचा है तो हम अंदर आए। लेकिन कहते हैं उनकी चलती ही नहीं है। एडवाइजर तो बहुत रख लिए, लेकिन एडवाइस लेते नहीं है मुख्यमंत्री किसी एडवाइजर से। वो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर एडवाइस नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो जो बाहर आके हरकतें कर रहे हैं ना वो ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। उदय भाई, यही सवाल आपके लिए भी था, और इसके साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ जो कि ज़रूरी है, क्योंकि जर्नलिस्ट हैं हम सब। जर्नलिस्टों पर भी, पत्रकारों पर कोई खबर हो सरकार को पसंद नहीं आती तो FIR हो जाती है। प्रथा नई शुरू हो चुकी है, बिल्कुल हुई है, जो कि कह सकते हैं कि चौथा स्तंभ है। पत्रकार जो है वो चौथा स्तंभ रहते हैं डेमोक्रेसी का। तो अब पत्रकार भी खुल के बात नहीं कर सकते, अपने शब्दों को जो है वो अपनी कलम से नहीं लिख सकते, जो वो सोचते हैं, जो सामने देखते हैं। मैं आपका क्लोजर वाला सवाल है, यहाँ पर पत्रकारों का है कौन देखा जाए तो, कि अगर किसी का कोई अच्छा काम कर रहा है तो भी कोई बोल के राजी नहीं, बुरा काम कर रहा है तो उसको कोसने वाले हजारों आ जाएंगे। और जब ऐसी चीज़ें होंगी तो जिम्मेदार ये लोग नहीं है भाई, मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, हम लोगों ने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ, क्योंकि हम लोगों का, आम आदमी का दिमाग खुद ठिकाने पर नहीं है। और जब हमारा दिमाग अपसेट रहेगा ना, तो इन लोगों के लिए हर जो सेटलमेंट है ना वो मिलेगी। अब वही चीज़ आ गई कि जिस तरह से जिक्र आया कि जो दोस्त है, मैं शरेआम बोलता हूँ भाई इस चीज़ को, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कि एक दोस्त आके सामने आके कह दे कि मैंने ये काम किया, लग गया ना मित्रों की सरकार का ठप्पा। पिछली सरकार में कौन से दुश्मन रखे थे क्या? ब्रांडिंग करने वाली बात होती है। पिछली बार भी कोई RSS के कहने से था, कोई किसी और बीजेपी के संगठन के कहने से था। तो फर्क कहाँ पे है दोनों में? एक को बदनामी ज़्यादा मिल गई, एक को थोड़ी सी कम मिली, या मिली तो किसी और दूसरे मुद्दे पे मिली। तो वो चीज़ें आ गई। इसमें वही चीज़ आ गई कि जनता की सरकार कब आएगी, जनता के लिए कौन उठेगा? कोई नहीं उठेगा, लिख के देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ गई है हाथ और फूल की। और इन चीज़ों में ये खुद कहीं ना कहीं एक मौका, मैं तो ये कहूँगा स्वर्णिम मौका है यूथ को, कि बाहर निकलो, कोसना बंद करो, इन सबको कम से कम अपना पक्ष रखो। वही कह रहा था ना, सोशल मीडिया तक ही आंदोलन सीमित रह गया। अब सड़कों पर जो आंदोलन होते थे वो बंद हो गए। बिल्कुल सही कहा है आपने, निकलेंगे ही नहीं, बस वहाँ पे जाके 4 लाइनें लिख दी, और 4 लाइनों के साथ जिंदगी की लाइन कभी फिट नहीं बैठेगी भाई साहब। और यहाँ तो एक और है, मैं इसको और क्लोज करता हूँ। यहाँ तो एक और मज़ेदार बात है कि जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से भुना भी लेते हैं, अच्छे तरीके से, कि मतलब मैं नाराज़ हो गया, मैं लीडर हूँ, मैं नाराज़ हो गया कांग्रेस का, मैंने सोशल मीडिया पे 4 पोस्टें डाल दी विरोध में। भाई साहब सुबह आपको बुला लिया जाएगा, बंद कमरे में आधा घंटा आप बैठेंगे, क्या बात हुई क्या नहीं, एक फ़ोटो आई, और उसके बाद मजाल आप दोबारा कभी सोशल मीडिया पे कुछ डाल दो। और ऐसे कई इंस्टांस हुए जहाँ पे पिछले 3 साल में कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पे अपनी सरकार का विरोध किया होगा, लेकिन आपको अगले 2 दिन में वो लोग उनके घर पे या ऑफिस में नजर आएंगे, उनके साथ मुलाकात हुई। ये क्वालिटी है, मैं तो उसको क्वालिटी बोलता हूँ, कि आपको पता लग गया तो आपने उसको 1 मिनट में रेक्टिफाई कर लिया। लेकिन जो आपके आसपास के हैं वो उसको और क्रिएट कर रहे हैं, तो आप सफाई कर रहे हैं और वो गंद और डाल रहे हैं कि और लो, तो वो उनको देखना पड़ेगा कि जो
एक ACR बनाते हैं हम, आप सिस्टम में कहते हैं एक ACR होती है। अब इनको भी ACR लिखने का समय आ गया है कि 3 साल में जो मैंने मित्र अपने आसपास जो मेरे मित्र थे उनको अपने साथ लगाया था, उन मित्रों की ACR क्या, जो उदय भाई कह रहे हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरे लिए लायबिलिटी है या मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरी छवि को ठीक कर रहे हैं। वो अगर वो चेक कर लेंगे, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सुधर जाएगा। काफ़ी कुछ सुधरेगा। चलिए, आप दोनों मोहित डायरीज में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उदयवीर पठानिया जी और अरविंद कंवर जी। बहुत बहुत धन्यवाद है।